हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपका ऑप्शनल जो है उसको कैसे प्रिपेयर करना है, जूलॉजी ऑप्शनल कैसे प्रिपेयर करना है। तो स्ट्रेटजी आपकी मोर और लेस ज़्यादातर ऑप्शनल के लिए ठीक है, बट मैं मेनली आपका जूलॉजी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे कि स्ट्रेटजी के ऊपर सर बता दो। तो ये स्ट्रेटजी की वीडियो है, इसके बाद फिर मैं आपकी आंसर राइटिंग के ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो इसमें वीडियो में हम क्या देखने जा रहे हैं, इसमें हम ये देखेंगे कि कितना टाइम लगेगा, क्या हमारा टारगेट होना चाहिए, कैसे हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, ऑप्शनल को कैसे प्रिपेयर करना है बेसिकली, और कितना टाइम देना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है ना। और पढ़ के फिर उसके बाद क्या क्या करना है। और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको दूंगा, ठीक है, जिससे आप अपने सिलेबस के लगभग 50 टॉपिक्स को जो है वो सीधा स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, वो लास्ट की टिप है। तो पहले पूरा मैं बताता हूँ आपको कि कैसे कैसे आपको चलना चाहिए, तो उस हिसाब से हम आगे देखते हैं। ठीक है, और अगर आपको कनेक्ट करना है तो कनेक्ट कर सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ये चैनल का लिंक है, और ये आपकी मेल आईडी है, और ये आपका ईमेल आईडी है। ठीक है, और इसकी पीडीएफ जो है वो मैं आपका टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप वहाँ से ले लेना। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर जो पीवाई क्यूज़ की जो वीडियो होती है, पीवाई क्यूज़ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कहाँ से मिलेंगे, तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। मतलब जो चैनल पे, चैनल का लिंक है ना, चैनल पे आप जाएंगे तो वहाँ पे मैंने सारे पीवाई क्यूज़ डाले हुए हैं। मतलब सब्जेक्ट वाइज जितने सब्जेक्ट मैंने पढ़ा दिए, पढ़े मतलब जितनी प्लेलिस्ट चल रही है उतने मैंने डाल दिए। तो जैसे जैसे प्लेलिस्ट आती जाएंगी वैसे वैसे उनके क्वेश्चंस भी आते जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो सबसे पहला कि सर कितना टाइम लगेगा हमारे ऑप्शनल को प्रिपेयर करने में। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा मिनिमम से मिनिमम आपको 3 से 4 महीने तो लगेंगे। ठीक है, अगर आप थोड़े स्लो लर्नर हैं तो आपको 6 महीने भी लग सकते हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा ही स्लो लर्नर है तो आपको 1 साल भी लग सकता है। ठीक है, तो बट एक आइडियल सिचुएशन में अगर बात करें तो 3 से 4 महीने आपके मोर देन सफिशियंट होते हैं, है ना। और मैक्स टू मैक्स अगर आप जाएँ तो 6 महीने बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो 6 मंथ्स मैक्स मान लो, और मिनिमम 3 महीने मान लो। ठीक है, तो इस ड्यूरेशन में आपका ऑप्शनल तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, जब भी आप प्रीलिम्स में अपेयर हों उससे पहले मेक श्योर कि आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो चुका हो। ठीक है, बिना सिलेबस कंप्लीट करे आप प्रीलिम्स में बैठेंगे तो मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो भी जाता है, मेन तो आपका मेंस है, और उसी में मेन सारा खेल जो है। जीएस में देखो लगभग बेटा सबके नंबर बराबर आते हैं। ठीक है, कितना भी बड़ा टॉपर आप देख लो उठा के, तो आपका ऑन एन एवरेज वो हम 100 मार्क्स पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो 100 मार्क्स एक एक जीएस में सबके आते होंगे, किसी के दो थोड़े बहुत ऊपर आते हैं, किसी के थोड़े बहुत नीचे। सो ऑन एन एवरेज सबके जीएस में 100 आ ही जाते हैं। अगर आपने पढ़ा, प्रीलिम्स क्लियर करा और आंसर राइटिंग करी है तो हो जाता है। तो सारा खेल जो होता है वो ऑप्शनल का होता है। तो ऑप्शनल में हमारा टारगेट आपका 330 प्लस का। ठीक है, 350 प्लस होना चाहिए, बट 330 प्लस भी अच्छा स्कोर होता है आपको अच्छी रैंक दिलाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, तो सबसे पहला काम आपको करना है कि सिलेबस जाओ यूपीएससी की वेबसाइट पे, या मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा जो सिलेबस है हमारा वो। तो आप वो जाओ, उसका प्रिंट आउट निकलवा। ठीक है, तो आप डिजिटल उसमें मत चलो, सबसे पहला काम है इसका प्रिंट आउट निकालो। प्रिंट आउट निकालने के बाद जो पी वाई क्यूज़ है, ठीक है, तो पी वाई क्यूज़ अगर आप यूपीएससी वाले लास्ट ईयर को ईयर वाइज निकालना चाहें वो निकाल सकते हो, या फिर सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज जो मैंने आपको दिए वो निकालना चाहो वो निकाल सकते हो, आपकी चॉइस है जैसे भी आप चाहो। बट आपके पास सिलेबस और पी वाई क्यूज़ आपकी टेबल पे होने चाहिए जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे जीएस पढ़ रहे हो चाहे ऑप्शनल पढ़ रहे हो। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है सिलेबस, क्योंकि भाई साहब इतना ज़्यादा आपको पढ़ना है, अगर आप सिलेबस सामने रख के नहीं पढ़ोगे तो आप फिर निकल जाओगे इधर उधर। ठीक है, तो आपको रेस्ट्रिक्ट रखना है अपने आप को। तो आपको सिलेबस की एक कॉपी और पी वाई क्यूज़ की एक कॉपी आपको हमेशा अपने टेबल पर रखनी है जब भी आप पढ़ें। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये हो गई। अब उसके बाद बात यह है कि सर 330 प्लस टारगेट रख तो दिया, अब इसको अचीव कैसे करना है। तो मैं बोलूँगा बेटा टेंशन क्यों ले रहे हो, इसी को अचीव करने के लिए ही ये वीडियो है आपकी। ठीक है, तो ये स्कोर अचीव करने के लिए जो हमारे पास स्ट्रेटजी है उसको हम 3 स्टेप स्ट्रेटजी बोल रहे हैं, RDW स्ट्रेटजी। ठीक है, R फॉर रीड, D फॉर ड्रॉ, एंड W फॉर राइट। ठीक है, सबसे पहले पढ़ना है, फिर ड्रॉ करना है। ठीक है, ये सब्जेक्ट जो है इसमें आपका 50% काम जो है वो आपकी ड्राइंग कर देगी, बाकी बचा 50% वो आपका लिखने से चल जाएगा। बट 50% समझ रहे हो, 50% बहुत बड़ा चंक होता है आपका। तो अगर आप डायग्राम अच्छे से बना पा रहे हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस अच्छे से कर पा रहे हो, तो आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके इनको स्ट्रेटेजीज को। तो सबसे पहले रीड में, तो रीड में सबसे पहला पॉइंट आपको लिमिट योर रिसोर्सेज। ठीक है, यूपीएससी का सबसे प्राइमरी जो मैं बोलूँगा, आपका सबसे पहली चीज़ जो आपको समझ में आ जानी चाहिए, चाहे आप प्रिपरेशन में नए हो चाहे आप पुराने हो चुके हो। अगर आप पुराने हो गए हो तो आप अपनी गलतियों से सीख चुके होंगे, अगर आप नए हो तो आप गलती करने से पहले ही सीख लो तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो सबसे पहला होता है लिमिट योर रिसोर्स।
ठीक है, अपनी रिसोर्सेज को लिमिटेड रखो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई साहब मैं देख रहा हूँ बच्चों को कि बस इधर भी ज्वाइन कर रहे हैं चैनल, उधर भी ज्वाइन कर रहे हैं चैनल, कंटेंट को जो है ना भर भर के मोबाइल भर रखा अपना कंटेंट से, ठीक है। मतलब यहाँ से भी मिल जाए वहाँ से भी मिल जाए, अरे क्या करोगे भाई साहब इतना कंटेंट इकट्ठा करके। कंटेंट लिमिटेड रखो, वही रखो, किताब एक पकड़ो उसे ही पढ़ो, बार बार पढ़ो, ठीक है। तो लिमिट योर रिसोर्स में कहने का मतलब ये है कि जो भी आपकी सिलेबस की किताब है वो एक किताब पकड़ो आप, ठीक है। कोई भी एक बुक ले लो, जैसे मान लो आपको नॉन कोड डेटा पढ़ना है तो कोडपाल पढ़ो, उसके अलावा कुछ मत पढ़ो, या जो आपने कुछ रखा हुआ है वो पढ़ो, ठीक है। तो लिमिट योर रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो रिसोर्स लिमिट करनी पड़ेगी, वरना तो फिर समुद्र है। मैं आपको पहले ही बोलता हूँ भाई साहब, समुद्र है, डूब जाओगे, ठीक है। देन सेकंड आपका, डू फर्स्ट रीडिंग विदाउट मेकिंग नोट्स। जब भी आप अपना ऑप्शनल शुरू करने जा रहे हो तो आप कभी भी पहली रीडिंग में नोट्स मत बनाओ। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि पहली रीडिंग में आप सिर्फ चीज़ों को समझ पाते हो, ठीक है। उसमें लिखना कितना है, क्या लिखना है, ये सब सिरदर्दी मत लो। पहली रीडिंग हमेशा ऐसे करो कि आप सब्जेक्ट को समझना चाह रहे हो, सब्जेक्ट के अंदर डूबना चाह रहे हो, समझ रहे हो। डूबने का मतलब ये नहीं है कि पीएचडी करना चाह रहे हो, डूबने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट के साथ आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाह रहे हो। इसलिए आप पहली रीडिंग में कभी भी नोट्स ना बनाएं, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट आपका, रीड पीवाईक्यूज बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, ठीक है। सिलेबस आपने रखा हुआ है, पीवाईक्यूज आपने रखा हुआ है, बुक आपके पास है, तीनों चीज़ आपके पास है। तो जब भी आप बुक खोलें तो बुक खोलने से पहले आप सिलेबस खोलें। तो सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक्स दिए हुए ना, जो जो आप टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं उस पर टिक लगाते जाएं कि हाँ ये मैंने पढ़ लिया। टिक के लिए चाहो तो आप टी लिख लो, चाहे तो आप ऐसे कर लो, क्योंकि फिर आपको नोट्स भी बनाना है तो नोट्स के लिए एन लिख लो। तो जैसे भी आपको सही लगे। तो दो टिक चलेंगे, एक रीड का टिक और एक आपका नोट्स का टिक, ठीक है। तो जो भी आपको जिस हिसाब से बनाना है। तो सिलेबस में हमेशा जब भी सिलेबस पढ़ो, जब भी टॉपिक पढ़ो, जब भी किताब से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, तो हमेशा सिलेबस में टिक लगा लो कि हाँ मैंने ये पढ़ लिया है, और सोर्स लिख लो कि कहाँ से पढ़ा है। क्योंकि सिलेबस आपको किसी एक बुक में तो मिलेगा नहीं, है ना। तो आपको इंटरनेट रिसर्च करनी पड़ेगी अपनी। बट मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि रिसोर्स लिमिट रखनी है। आप कोई एक बुक रखो, बेसिक्स तो किसी भी बुक में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी करने के लिए इंटरनेट है ही जिंदाबाद। और उसके अलावा जो वीडियोज़ है हमारे चैनल पे वो आपके लिए हैं ही, ठीक है। क्योंकि वो तो आपका टू दी पॉइंट चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें फालतू की कोई बकवास नहीं है। तो रीड पीवाईक्यूज, जब भी कोई टॉपिक पढ़ने बैठो तो सबसे पहले देख लो कि इस टॉपिक से क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ मुझे ये पढ़ना है। सिलेबस तो है ही आपके सामने, बट पीवाईक्यूज से ये आइडिया लग जाता है कि किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट आपका, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो कंसेप्ट समझो, ठीक है। उस सब्जेक्ट के, उस टॉपिक के, उस पीवाईक्यूज में वो कंसेप्ट क्या है, ठीक है, वो आप समझ लो। कि जैसे मान लो म्यूटेशन है, तो म्यूटेशन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है ना, क्या रीजंस हैं, क्या इम्प्लीकेशंस है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इस तरह से पढ़ो, वाई, व्हाट, हाउ। तो इन तीन सवालों के जवाब हमेशा हर टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको समझना, तो कंसेप्ट आपका वहाँ से समझ में आएगा। देन फिफ्थ पॉइंट मैंने लिखा है, डोंट गेट पैनिक इफ टॉपिक इज हार्ड, ठीक है। मान लो कुछ टॉपिक्स हैं जो समझ में नहीं आते हैं, है ना, थोड़े से टफ होते हैं, पहली बार में नहीं समझ में आएंगे, तो कोई बात नहीं, उसको पहली बार में पढ़ो ही मत। उस पर गोला कर दो, ऐसे सर्कल कर दो, या कुछ भी उस पर एक मार्क बना दो कि ये मुझे अभी पहली बार में समझ में नहीं आता, इसको मैं थोड़ा सा पहले सब्जेक्ट के साथ फेमिलियर हो जाऊँ, फिर मैं इसको दोबारा आऊँगा तब दोबारा पढ़ूँ, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है कि यार ये तो समझ में नहीं आया। और अगर कोई भी ऐसा टॉपिक हार्ड लग रहा है तो चैनल पे जाओ, वीडियो देखो और क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो वहाँ से भी आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका रीड वाला पार्ट। अब जब आपने एक बार पढ़ लिया, ठीक है, तो पढ़ने के बाद आप लिखने से मतलब जो जो आपने टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, तो उसको पढ़ने के बाद आप उसके नोट्स बनाएंगे। तो नोट्स बनाने से पहले आप कोशिश करो कि जो टॉपिक आपने समझा है वो आप एक फ्लो चार्ट में अपने आप को समझाने की कोशिश करो। कोई भी टॉपिक पढ़ो, उस टॉपिक को फ्लो चार्ट में अपने आप को समझाने की कोशिश करो, ठीक है, और उसको डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्रेस करने की कोशिश करो। सो देन आपका ड्रॉ आ गया, ठीक है। तो ड्रॉ मतलब डायग्राम से रिलेटेड। तो डेवलप द स्किल टू एक्सप्रेस योर वर्क, ठीक है। जो आपने पढ़ा है उसको आप कैसे फ्लो चार्ट में या कैसे डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हो, तो ये स्किल्स आपको डेवलप करनी ही पड़ेगी। क्योंकि आप वहाँ पे पैराग्राफ भर भर के नहीं आ सकते, क्योंकि चेक करने वाला भी कितना पढ़ेगा भाई, उसके पास इतनी सारी कॉपीज होती हैं चेक करने के लिए, वो कितना पढ़ेगा वो, ठीक है। तो हमेशा कुछ अलग करो, मतलब कुछ ऐसा अलग मत कर देना। अलग मतलब डायग्राम बनाओ, उनकी लेबलिंग करो। लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से डायग्राम बनाओ, साफ सुथरी डायग्राम लेबलिंग के साथ, ठीक है। देन ड्रॉ एज मच डायग्राम एज यू कैन, ठीक है। मतलब ये अपने समझने के लिए, अपने जब आप पढ़ रहे हो, जब आप लर्निंग फेज में हो, तो डायग्राम्स बना बना के ना प्रैक्टिस करो अपन, ठीक है। जैसे मान लो लाइफ साइकिल है, तो लाइफ साइकिल को आप लिखने से अच्छा है कि डायग्राम के थ्रू समझ लो कि अच्छा पहले ये हुआ होगा, फिर ये हुआ होगा, फिर ये हुआ होगा, है ना। क्योंकि लाइफ साइकिल से एक क्वेश्चन तो हर साल आता ही आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बाय ड्राइंग, ठीक है। वही है, मतलब ड्राइंग बना बना के चीज़ों को समझो, है ना। क्योंकि लिखना तो आपको आ ही जाएगा, जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो लिखना आ ही जाएगा।
डायग्राम से आपका क्या होगी ना, क्लैरिटी आ जाती है। अगर किसी भी चीज़ की दिमाग में पिक्चर होती है ना, तो आप उसको लिख सकते हो आराम से, बट अगर लिखे हुए की पिक्चर है तो फिर वो आप नहीं उसको रेप्लिकेट कर सकते। तो ड्राइंग का असली पर्पज़ यही है आपका यहाँ पे, ठीक है। एंड रेप्लिकेट द सेम इन एग्जाम, सही बात है। अगर प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में रेप्लिकेट कर पाओगे, नहीं करोगे तो, अगर आपने यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करी ना, और अगर आप सोच रहे हो कि एग्जाम में जाके मैं डायग्राम सीधा बना लूँगा, तो भूल जाओ, कभी नहीं होने वाला ऐसा। यहीं से डायग्राम प्रैक्टिस करो। डायग्राम ऐसे प्रैक्टिस करो कि नींद में भी आपको बोले कि बताओ भाई लाइफ साइकिल ऑफ नीरीज, लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला बताओ, तो फटाफट बना दो, लो जी लाइफ साइकिल ये हो गई, ठीक है। तो ये डायग्राम से मतलब। देन नेक्स्ट पार्ट है आपका राइट, ठीक है। तो अब नोट्स बनाना है, ठीक है। पहली रीडिंग आपने कर ली, अब सेकंड रीडिंग जब आप करने चलेंगे तो आप दिमाग में रख के चलेंगे कि जैसे मान लो आपने कोई टॉपिक लिया, मान लो आपने मॉर्फोजेनेसिस लिया, ठीक है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी का मॉर्फोजेनेसिस, तो आप वो पहले पढ़ चुके हो, एक रीडिंग आपने उसकी लगा ली, ठीक है। तो अब उसके आपको नोट्स बनाने हैं। तो अब आप जब उसको लिखने बैठो, जब नोट्स बनाने बैठो, तो पूरी किताब नहीं छापनी है, ठीक है। इतना लिख लो कि 200 मतलब 20 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आ जाए मॉर्फोजेंस और मॉर्फोजेनेसिस पे, तो क्या क्या उसमें आ सकते हैं कि मॉर्फोजेंस क्या होते हैं, कैसे वो इम्पैक्ट करते हैं। पीवाईक्यूज देखोगे तो क्लियर हो जाएगा कि किस किस तरह से पढ़ना है, या वीडियो लेक्चर देख लो, चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। तो मतलब हमेशा कोशिश करो कि एक A4 शीट लो, चाहे तो आप डिजिटल या फिजिकल जो भी आपको सही लगे, उस पर आप जो है तो एक फॉर्मेट बना लें, ठीक है, कि मुझे जो है ये चीज़ें लिखनी है, ठीक है। पूरी किताब नहीं छापनी है वहाँ पे ना पॉइंट वाइज लिख लो चाहो तो, कि हाँ भाई ये पॉइंट्स हैं, कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मुझे ये पॉइंट्स लिखने हैं। अगर आप ऐसे कर पाते हो तो ठीक है, अगर आप इसमें वीक हो ऐसा करने में, तो आप प्रॉपर फॉर्मेट में नोट्स बनाओ अपना, ठीक है। A4 शीट लो और उसमें 20 मार्क्स के हिसाब से नोट्स बनाओ, ठीक है। तो 20 मार्क्स के हिसाब से मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन 15 मार्क का है तो थोड़ा सा उसमें से कंटेंट कम कर लेना, 10 नंबर का है तो और थोड़ा सा कम कर लेना, 20 से ऊपर तो आएगा नहीं। तो इसलिए हमेशा 20 मार्क के हिसाब से आपको कुछ टॉपिक्स होते हैं जो 20 मार्क्स में कभी नहीं आएंगे, तो उन पे 20 मार्क्स का लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है। देन यूज़ इंटरनेट टू सप्लीमेंट योर नोट्स। किताब आपने पढ़ ली, अब किताब से आपको सब कुछ तो मिलेगा नहीं, तो आपको इंटरनेट रिसर्च करनी है, ठीक है। वेबसाइट्स हैं, IAS जूलॉजी, स्टडी एंड स्कोर है ना, हमारा चैनल है। उसके अलावा और भी आप जहाँ से पढ़ रहे हो मुझे नहीं पता, और भी सोर्सेज आपको पता होंगी। तो लेकिन वही है कि आपको डूबना नहीं है, सिर्फ आपको 20 मार्क्स के हिसाब से लिखना है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप जो हैं मतलब कुछ कुछ वीडियोस आपकी बहुत मतलब जनरल है, तो बेटा वो जनरल इसलिए हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी इतना डीप में नहीं पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो जो आपसे वो पूछ रहा है उसी के हिसाब से मैंने वो वीडियोज़ बनाई हैं, ठीक है। तो अगर भरोसा है तो आप देखो, नहीं है तो फिर कहीं और से देखो, आइए आपकी चॉइस है, मैं आपको तो ये नहीं कह रहा कि आप यहीं से देखो, ठीक है। देन आपका रिवाइज योर नोट्स। अब आपने एक बार नोट्स बना लिए, नोट्स इंपॉर्टेंट है, देखो 100 में से 99 बच्चे नोट्स बनाते ही हैं, कोई एक एक्सेप्शंस होते हैं जो नहीं बनाते हैं, उनको छोड़ दो, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं। और हर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता। अगर आप ये सोच रहे हो ना मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में नोट्स नहीं बनाऊंगा, सीधा एग्जाम में जाके लिख दूंगा, तो इस भूल में मत रहना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होते हैं ना वो अलग होते हैं, ठीक है, वो नहीं बनाते हैं, उनका एक्सेप्शन केस है। बट जो जनरल लोग हैं, जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन, उनको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। क्यों बनाने पड़ेंगे? क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। एक कोई चीज़ आपने कहीं से पढ़ी, कोई चीज़ कहीं से पढ़ी, तो जब तक वो एक जगह नहीं होगी तो कैसे आप उसको रिवाइज करोगे? तो रिवाइज करने के लिए कोई भी चीज़ आपके सामने होनी चाहिए, और बार बार उसको रिवाइज करोगे ना, ऐसे रिवाइज करो कि आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाए कि हाँ मैंने नोट्स इस तरह से बनाए थे, कि इस लाइन के बाद मतलब इस पैराग्राफ के बाद मैं ये एक्सप्लेन करता था, और इस पैराग्राफ के बाद मैं ये एक्सप्लेन करता था। तो जब एग्जाम में आप लिखने बैठोगे ना, तो वही पिक्चर जो आपने नोट्स में आपकी बनी हुई है ना, वही आपकी रिफ्लेक्ट होगी, और उसी वही आपका हेल्प करेगी आंसर लिखने में, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ रिवाइज योर नोट्स, अपने ही नोट्स रिवाइज करना, किसी और के नोट्स को लेके पढ़ने मत बैठ जाना, गलती से भी किसी और के नोट्स मत पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टार्ट राइटिंग आंसर्स ऑफ PYQ। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर कोई अच्छी टेस्ट सीरीज सजेस्ट कर दो, तो बेटा टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत ही नहीं है इस एग्ज़ाम में। आप अगर लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देख रहे हो तो आपको एक चीज़ अभी तक क्लियर हो जानी चाहिए कि सिर्फ ये पेपर जो है वो PYQs पे ही डिपेंड, पूरा का पूरा PYQs है। लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही 70% 80% क्वेश्चन वही है, ठीक है। मतलब कुछ नए टॉपिक्स भी छू रहा है हर साल ये, बट जो लास्ट ईयर छू चुका है वही छू रहा है ना, मोस्टली उसी में से आ रहे हैं क्वेश्चन। तो सीधा टू दी पॉइंट पूछ रहा है। तो आप किसी भी टेस्ट सीरीज में जाके फालतू के क्वेश्चन के आंसर करोगे, वहाँ फिर वो नहीं होंगे तो फिर अपना दिमाग खराब करोगे। उससे अच्छा है यूपीएससी के लास्ट ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं, उन्हीं के आंसर लिखने की कोशिश करो, ठीक है। आंसर लिखो। शुरू में प्रॉब्लम आती है लिखने में, भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी जब आप शुरू में लिखने बैठोगे, बट आपको लगे रहना है, ठीक है, आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप लगे रहोगे तो 1 महीना नहीं तो 2 महीने बाद आप अच्छे फ्लो में लिखना सीख जाओगे, और वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देन एनालाइज एंड राइट बेटर नेक्स्ट टाइम। सी वही बात है कि जब आप
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन बेटर, ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, परफेक्ट तो कोई नहीं होता, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन बेटर, मैन एज वेल एज वुमेन, तो उसमें मत जाना। तो बेटर का मतलब क्या है कि जो आपने पहली बार आंसर लिखा होगा और जब आप तीसरी चौथी पांचवी 10वीं बार लिखेंगे उसमें बहुत फ़र्क होगा। ठीक है, और वो फ़र्क आपका आएगा प्रैक्टिस से। एनालाइज करना, गलती देखना है कि क्या कर पाए हो क्या नहीं लिख पाए। जैसे मान लो मैं एक पेज ऐड करता हूँ। जैसे मान लो ये आपका ये आपके नोट्स हैं, ठीक है। तो मान लो आपने ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, आपने नोट्स बना रखे हैं। तो जब आपने आंसर राइटिंग करी क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए, तो मान लो आप ये वाला जो पैराग्राफ था, ये वाली चीज़ जो थी वो आप भूल गए, ठीक है। तो आप क्या करो, जब आप आंसर लिख लो, फिर आप जब आप मैच करो कि हाँ मैंने कैसा लिखा है, तो अगर आपने ये पैराग्राफ भूल गए हो या ये पैराग्राफ भूल गए हो, मतलब पैराग्राफ मतलब ये बात कहना चाह रहे थे भूल गए, ये वाली बात भूल गए, तो और आपने अगर ये वाली लिख दी है, ठीक है, तो आप क्या करो, इस पे स्टार मार्क कर लो, या इस पे कुछ भी आप ऐसा कि कुछ भी, मतलब कि मैं ये भूल गया था, ठीक है। तो अगली बार जब रिवाइज करोगे तो पहले इसको पढ़ो जो आप भूले थे, ठीक है। जो आप नहीं भूले थे, जो आपने लिख दिया था वो तो आप पढ़ोगे ही, बट पहले इसको पढ़ो जो आप भूल गए थे। तो उससे क्या होगा कि जब आप रिवीजन में बार बार ये हैबिट अपनी डेवलप कर लोगे, तो आपको फिर जो चीज़ आप ज़्यादा भूलते हो वो आपको पहले याद आ जाएगी, समझ रहे हो। तो ये बेनिफिट होता है। तो जो भी चीज़ आप भूल रहे हो, या तो उस पर स्टार मार लो, ठीक है, या अंडरलाइन कर लो, या कुछ भी उस पर अपना निशान बना लो कि हाँ ये निशान मेरा भूलने का है, कि मैं ये भूल गया था, तो अब मैं इसको अगली बार करूँगा तो पहले इसको रिवाइज करूँगा, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी है कि पढ़ो, ठीक है, पढ़ने के बाद उसको नोट्स बनाओ, ड्रॉ करो, डायग्राम बनाओ, नोट्स बनाओ, देन उसको रिवाइज करो, रिवाइज 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 री रिवाइज, ठीक है, रिवाइज 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 री रिवाइज, ठीक है। बस रिवीजन करते रहो, अपने ही नोट से रिवीजन करो, नई सोर्स को छूने की ज़रूरत नहीं है। कोई बता रहा है कि भाई इस वाले बंदे ने ये यहाँ पे देखो ये बहुत अच्छा दिया हुआ है, भाड़ में जाने दो। अगर आप अपने कंटेंट से सेटिस्फाइड हो और आप पी वाई क्यूज़ को एड्रेस कर पा रहे हो, तो आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है, योर टाइम इज़ प्रीशियस, ठीक है। बहुत टाइम वेस्ट करोगे, बहुत ज़्यादा, 1 2 3 4 साल बाद जाके समझ में आएगा यार इतना कंटेंट इकट्ठा करता था मैं, तो इतना मटेरियल रखता था, ये है, फिर भी नहीं हुआ, नहीं होगा। क्योंकि ये एग्ज़ाम स्मार्ट स्ट्रेटेजी से चलता है, ठीक है। ये हार्ड वर्क से नहीं चलना है, स्मार्ट वर्क से एग्ज़ाम निकलेगा। हार्ड वर्क तो दुनिया करती है, ठीक है। तो अगर स्मार्ट वर्क करना है, लीक से अलग हट के थोड़ा सा एग्ज़ाम को निकालना है, तो थोड़ा सा अलग हट के सोचना होगा, भीड़ भीड़ चाल मत चलो, ठीक है। चलो, तो ये सारी बातें हो गई। लास्ट में जो मुझे टिप देनी थी वो मैं आपको दे देता हूँ। तो टिप ये है कि यू कैन स्किप 56, नहीं तो चलो 50 मान लेते हैं, 50 टॉपिक्स फ्रॉम द सिलेबस। ये क्यों? देखो, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो इस साल का पेपर होगा, जैसे मान लो 2021 का जो पेपर है, या 2020 का जो पेपर था मान लो ऑप्शनल का, तो 2020 का जो पेपर था उसको आप 2021 से कंपेयर करो, ठीक है। तो आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ पर एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, एक भी टॉपिक रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। या अगर एक आध कोई हो गया हो तो ठीक है, बट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर एक भी टॉपिक नहीं रिपीट हुआ है तो एक पेपर में लगभग होते हैं 28। पेपर 1 में आपके लगभग 28 टॉपिक टच करता हो। क्यों? क्योंकि पहले में 5 क्वेश्चन होंगे, फिर उसी तरह से 3 क्वेश्चन और होते हैं, हर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन होते हैं, तो 9 एंड 5 14, 14 इंटू 2 28। सेक्शन 1 में 14, सेक्शन 2 में 14, तो 28 हो गए पेपर 1 में। ऐसी पेपर 2 में 28 हो गए, तो टोटल 56 हो गए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप 2022 का प्रीलिम्स निकाल चुके हो और आपको मेंस देना है 2022 का, ठीक है, तो आप 2021 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन टॉपिक्स को आप बिल्कुल छोड़ सकते हो, ठीक है। ये सेफ साइड के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो टिप यही है कि जो लास्ट ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, अगले साल उसमें से एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। एक आध अगर गलती से हो जाए तो हो जाए, बट उसमें से मेजोरिटी टाइम देखा गया है कि उसमें से क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं। तो मतलब आप वो टॉपिक्स छोड़ सकते हैं। उसके अलावा जो टॉपिक्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना है, उनको भी पढ़ लेना। मतलब छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दो, पढ़ो। लेकिन जब आप मेंस लिखने जा रहे हो तो मेंस से पहले जब आप रिवीजन मोड में आ जाएं, तो रिवीजन मोड में आने के बाद आप जो पिछले साल में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप उन टॉपिक्स को छुओ भी मत, ठीक है। छुओ भी मत का मतलब ये है कि ठीक है ऊपर ऊपर से देख लो, बट डीपली जो आपको करना है वो उससे पहले वाले ईयर्स के जो पीवाईक्यूज है उन पे ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि यूपीएससी 20 के क्वेश्चन 21 में नहीं पूछ रहा है, 21 के 22 में नहीं पूछ रहा है, लेकिन 20 के 22 में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी आपको टिप थी। बाकी आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको सोर्स जो भी आप यूज़ करते हैं आप सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। और कंटेंट तो आपको मिल ही रहा है, तो मैं थोड़ा सा अभी और बिजी हूँ इधर उधर काम में, बट मैं आपकी वीडियोस जो हैं वो कंटिन्यूस डालता रहूँगा, ठीक है। जैसे मुझे टाइम मिलेगा, मुझे याद है कि आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है, ठीक है।
तो ये थी बस टोटल जो वीडियो है स्ट्रेटेजी के ऊपर, ये थी मेरी तरफ से। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। और अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर दो जो भी हैं, जो भी आपके प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में ना बहुत ही मतलब आपको मिलेगा नहीं जूलॉजी के लिए कुछ बढ़िया सोर्स या कोई बढ़िया मतलब वो नहीं मिलेगा। ठीक है, वो आपने सर्च कर भी लिया होगा, तो मैं ऐसी हवा में नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो तो वीडियो लंबी हो जाएगी, यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, बाय।